नमस्कार, मैं आशुतोष आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं वीडीएस लाइव इंडिया के इस वीडियो में। तो इस वीडियो में हम आज की कई बड़ी खबरों को जानेंगे। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें और साथ ही बेल आइकन को भी दबा लें ताकि जब भी मैं कोई वीडियो अपलोड करूँ उसकी नोटिफिकेशन आपको तुरंत ही मिल जाए। और वीडियो को लाइक भी अवश्य ही कर दें क्योंकि आपका लाइक करना ही हमारे मेहनत का फल होता है। कोरोना की दूसरी लहर अपने चरम पर है, जहां बिहार में प्रतिदिन 6000 से अधिक कोरोना पॉजिटिव पाए जा रहे हैं। वहीं दूसरी ओर शिक्षक आर्थिक तंगी से जूझ रहे हैं। एसएसए मद से बिहार के लाखों नियोजित शिक्षकों को वेतन दिया जाता है। वेतन संबंधी जानकारी देते हुए संजय कुमार सिंह ने बताया कि नियोजित शिक्षकों का एसएसए मद से वेतन के लिए राज्य सरकार को आवंटन प्राप्त हो चुका है। उन्होंने कहा कि 20 अप्रैल को कैबिनेट की बैठक में एसएसए और जीओबी मद की राशि स्वीकृत की जाएगी। उसके बाद बिहार के सभी जिलों को मई 2021 तक का एसएसए और जीओबी मद की कुल 4 माह के वेतन की राशि सभी जिलों को भेज दी जाएगी। उन्होंने कहा कि मुस्लिम समुदाय का सबसे लोकप्रिय त्योहार ईद में सभी शिक्षकों को मई 2021 तक वेतन भुगतान कर दिया जाएगा। वेतन के प्रति राज्य सरकार काफी सक्रिय है। कोरोना संक्रमण को फैलने से रोकने के लिए शिक्षकों की ड्यूटी कंटेनमेंट जोन में बतौर पर्यवेक्षक व मजिस्ट्रेट लगी हुई है। टीईटी शिक्षक संघ के प्रदेश संयोजक अमित विक्रम ने बताया कि विद्यालय भले ही बच्चों के लिए बंद कर दिया गया है, लेकिन शिक्षकों को अभी भी विद्यालय आना है। ऐसे में अपनी जान जोखिम में डालकर विद्यालय जा रहे शिक्षक पिछले 3 महीने से वेतन नहीं मिलने के कारण बेहद तनाव में हैं। बिहार के अधिकांश जिलों में केवल जनवरी तक का ही वेतन मिला है। 3 महीने से वेतन के अभाव में परिवार की देखभाल के साथ साथ कोरोना से लड़ने की जिम्मेदारी भी अब शिक्षकों को भारी लगने लगी है। केवल वेतन ही नहीं बल्कि पिछले साल के हड़ताल का बकाया राशि एवं साथ ही नवप्रशिक्षित शिक्षकों का 2 वर्षों से एरियर की राशि का भुगतान अभी तक लंबित है। उन्होंने बताया प्रतिदिन संघ के पास विभिन्न जिलों से दर्जनों शिक्षक एवं शिक्षिकाओं के फोन आते हैं, जिसमें उनकी एकमात्र समस्या वेतन न मिल पाना है। बिहार के 5 लाख परिवार वेतन के अभाव में न केवल कर्ज से डूब गए हैं बल्कि मानसिक तनाव के कारण अवसाद की ओर भी बढ़ रहे हैं। कोरोना संक्रमण के कारण न केवल आम उपयोग की वस्तुएं महंगी हो गई है बल्कि पौष्टिक भोजन लेने एवं अपनी रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाने हेतु पौष्टिक भोजन व विभिन्न आयुर्वेदिक आहारों के उपयोग की भी आवश्यकता बढ़ गई है। ऐसे में दूसरों की जान कोरोना से बचाने वाले शिक्षकों के लिए खुद अपने घर परिवार के बुजुर्गों व बच्चों का देखभाल करना मुश्किल होता जा रहा है। अगर परिवार में कोई बीमार भी पड़ रहा है तो उनके इलाज के लिए सूद पर कर्ज लेना पड़ रहा है। प्रदेश महासचिव उदय शंकर एवं प्रदेश कोषाध्यक्ष बलवंत सिंह ने कहा कि वेतन भुगतान में भारी अनियमितता है। एक और जहां पटना जिले में मार्च तक वेतन भुगतान हो चुका है, वहीं दूसरी ओर पड़ोसी जिले नालंदा, जहानाबाद सहित अधिकांश जिलों में केवल जनवरी तक का वेतन भुगतान हुआ है। सीमांचल क्षेत्र के जिलों में तो अभी तक जनवरी का भी वेतन नहीं मिला है। वेतन न मिल पाने के कारण शिक्षक अत्यधिक तनाव में जी रहे हैं। केंद्र ने हाल ही में ऐलान किया था कि वह सरकारी कर्मचारियों के लिए महंगाई भत्ते को दोबारा शुरू करेगा। मोदी सरकार ने इस व्यवस्था को 1 जुलाई 2021 से शुरू करने की बात कही है। हालांकि कर्मचारी फिलहाल यह नहीं समझ पा रहे हैं कि इसके जुड़ने से 7वें वेतन आयोग के तहत लगने वाले उनके वेतन में क्या बदलाव होगा। बता दें कि केंद्र सरकार ने पिछले साल जनवरी में महंगाई भत्ता बंद कर दिया था। इसे दोबारा शुरू करने से केंद्र सरकार के कर्मचारी का डीए पिछली बार के 17% से बढ़कर 28% तक पहुंच सकता है। व्यवस्था बहाल होने के बाद महंगाई भत्ते की सभी 3 किस्तों को सीजीएस के वेतन में जोड़ा जाएगा। यानी 1 जनवरी 2020 को लागू होने वाली 3% डीए हाइक शामिल है। इसके अलावा जुलाई 2020 में लगने वाली 4% हाइक और 1 जनवरी 2020 को फिर लगने वाली 4% हाइक भी डीए में जुड़ जाएगी। यानी पिछले डीए के मुकाबले कुल 11% की बढ़त होगी। डीए में इस बढ़ोतरी के चलते कर्मचारियों के हाथ में आने वाली सैलरी में बढ़ोतरी होगी। इससे करीब 65 लाख रिटायर्ड पेंशनर्स और 52 लाख केंद्र सरकार के कर्मचारियों को फायदा होगा। इसके अलावा कर्मचारियों के
प्रोविडेंट फंड में जाने वाली राशि भी बढ़ेगी। पीएफ का कैलकुलेशन हमेशा से ही वेतन और महंगाई भत्ते को जोड़कर किया जाता है, इसलिए महंगाई भत्ते में बढ़ोतरी से पीएफ बैलेंस में भी बढ़ोतरी होगी। किसी भी कर्मचारी की सैलरी के 3 हिस्से होंगे, एक उसकी बेसिक सैलरी, दूसरा उसे मिलने वाले भत्ते और तीसरा कटने वाली राशि। केंद्रीय कर्मचारियों की नेट सीटीसी उसकी बेसिक सैलरी का फिटमेंट फैक्टर और सभी भत्तों का जोड़ होगा। हालांकि हाथ में आने वाली सैलरी उसकी नेट सीटीसी से कम होगी, क्योंकि इसमें पीएफ की राशि कट जाएगी। 7वें वेतन आयोग का फिटमेंट फैक्टर 2.57 रखा गया है। ऐसे में 7वें वेतन आयोग के तहत केंद्र सरकार के किसी भी कर्मचारी की सीटीसी उसे मिलने वाली बेसिक सैलरी का 2.57 गुना और भत्तों का जोड़ होगा। यानी अगर किसी कर्मचारी की बेसिक सैलरी 20,000 रुपये होगी तो भत्तों को हटाकर भी उसकी सीटीसी 51,400 रुपये होगी। अब इसमें कई तरह के भत्ते भी जुड़ेंगे, यानी डियरनेस अलाउंस के अलावा ट्रैवल अलाउंस, घर के किराए के लिए भत्ता, मेडिकल भत्ते आदि भी जुड़ते हैं। अब डीए की 17 से 28% पहुंचने के बाद सरकारी कर्मचारियों की तनख्वाह में जबरदस्त इजाफा होने की उम्मीद है। जल्द आपकी ग्रेच्युटी, पीएफ और काम के घंटों में बदलाव देखने को मिल सकता है। कर्मचारियों की ग्रेच्युटी और भविष्य निधि मद में बढ़ोतरी होगी, वहीं हाथ में आने वाला पैसा घटेगा। यहाँ तक कि कंपनियों की बैलेंस शीट भी प्रभावित वजह है कि पिछले साल संसद में पास किए गए 3 मजदूरी संहिता विधेयक सरकार नए लेबर कोड में नियमों को 1 अप्रैल से लागू करना चाहती थी, लेकिन राज्यों की तैयारी न होने और कंपनियों को एचआर पॉलिसी बदलने के लिए अधिक समय देने के लिए इन्हें फिलहाल टाल दिया गया। मजदूरी की नई परिभाषा के तहत भत्ते कुल सैलरी के अधिकतम 50% होंगे। इसका मतलब है कि मूल वेतन अप्रैल से कुल वेतन का 50% या अधिक होना चाहिए। देश के 73 साल के इतिहास में पहली बार इस प्रकार के श्रम कानून में बदलाव किए जा रहे हैं। सरकार का दावा है कि नियोक्ता और श्रमिक दोनों के लिए फायदेमंद साबित होंगे। नए ड्राफ्ट कानून में कामकाज के अधिकतम घंटों को बढ़ाकर 12 करने का प्रस्ताव पेश किया है। ओएच कोड के ड्राफ्ट नियमों में 15 से 30 मिनट के बीच के अतिरिक्त कामकाज को भी 30 मिनट गिनकर ओवर टाइम में शामिल करने का प्रावधान है। मौजूदा नियम में 30 मिनट से कम समय को ओवर टाइम योग्य नहीं माना जाता है। ड्राफ्ट नियमों में किसी भी कर्मचारी से 5 घंटे से ज्यादा लगातार काम कराने को प्रतिबंधित किया गया है। कर्मचारियों को हर 5 घंटे के बाद आधा घंटे का विश्राम देने के निर्देश भी ड्राफ्ट नियमों में शामिल हैं। नए ड्राफ्ट रूल के अनुसार मूल वेतन कुल वेतन का 50% या अधिक होना चाहिए। इससे ज्यादातर कर्मचारियों के वेतन संरचना बदलेगी, क्योंकि वेतन का गैर भत्ते वाला हिस्सा आमतौर पर कुल सैलरी के 50% से कम होता है। वहीं कुल वेतन में भत्तों का हिस्सा और भी अधिक हो जाता है। मूल वेतन बढ़ने से आपका पीएफ भी बढ़ेगा। पीएफ मूल वेतन पर आधारित होता है। मूल वेतन बढ़ने से पीएफ बढ़ेगा, जिसका मतलब है कि हाथ में आने वाली वेतन में कटौती होगी। ग्रेच्युटी और पीएफ में योगदान बढ़ने से रिटायरमेंट के बाद मिलने वाली राशि में इजाफा होगा। इससे लोगों को रिटायरमेंट के बाद सुखद जीवन जीने में आसानी होगी। उच्च भुगतान वाले अधिकारियों के वेतन संरचना में अधिक बदलाव किया जाएगा और इसके चलते ही वो सबसे ज्यादा प्रभावित होंगे। पीएफ और ग्रेच्युटी बढ़ने से कंपनियों की लागत में भी वृद्धि होगी, क्योंकि उन्हें भी कर्मचारियों के लिए पीएफ में ज्यादा योगदान देना पड़ेगा। इन चीजों से कंपनियों की बैलेंस शीट भी प्रभावित होगी। चारा घोटाला मामले में सजा काट रहे आरजेडी सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव को रांची हाईकोर्ट से बड़ी राहत मिली है। दुमका कोषागार से अवैध निकासी के मामले में उनको जमानत मिल गई है। हालांकि लालू यादव को जेल से बाहर आने में अभी 1 से 2 दिन का वक्त लग सकता है। कोविड संक्रमण के नियम के चलते उन्हें जेल से निकलने में कुछ देरी हो सकती है। बेल बॉन्ड भरने के बाद जेल से बाहर आने की प्रक्रिया शुरू होगी। लालू प्रसाद यादव की ओर से दायर याचिका में कहा गया था कि उन्होंने अपनी आधी सजा काट ली है, साथ ही उनकी उम्र काफी हो गई है और उन्हें गंभीर बीमारियों ने भी ग्रसित कर लिया है, इसलिए उन्हें जमानत दी जाए। इन मामले में आधी सजा पूरी करने वाले बाकी के दोषियों को जमानत मिल चुकी है। इस बीच रांची हाई कोर्ट ने आरजेडी सुप्रीमो को जमानत दे दिया। हालांकि जमानत के लिए उन्हें कई बार अदालत में याचिका दायर करनी पड़ी। लालू प्रसाद की
अधिवक्ता ने बताया कि न्यायमूर्ति अपरेश कुमार सिंह की ओर से उन्हें 5-5 लाख रुपए के 2 मुचलका भरने का आदेश दिया। बेल बॉन्ड भरने के बाद वे 1 से 2 दिन में जेल से बाहर आ जाएंगे। हालांकि जमानत के दौरान लालू प्रसाद देश के बाहर नहीं जाएंगे और देश से बाहर जाने से पहले उन्हें कोर्ट से अनुमति लेनी होगी। इसके साथ ही अपना मोबाइल नंबर और पता भी नहीं बदलेंगे। लालू प्रसाद को चाईबासा कोषागार से जुड़े 2 मामले और देवघर के 1 मामले में पहले से ही जमानत हो चुकी है। दुमका कोषागार से अवैध निकासी से जुड़े मामले में जमानत मिलने के बाद अब उनके जेल से बाहर निकलने का रास्ता साफ हो गया। लालू प्रसाद का फिलहाल दिल्ली स्थित एम्स में इलाज चल रहा है। उनके वकील ने बताया कि अदालत के फैसले की कॉपी मिलते ही जेल अधीक्षक को उपलब्ध करा दी गई। अब जेल अधीक्षक की ओर से दिल्ली में आदेश की कॉपी भेजकर लालू प्रसाद को न्यायिक हिरासत से रिहा करने के आदेश से अवगत कराएंगे। इस प्रक्रिया में 1 से 2 दिनों का समय लग सकता है। लालू यादव की जमानत पर बेटी तेजस्वी यादव ने टिप्पणी की है। बिहार विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष ने कहा कि लालू यादव को आज बेल देने के लिए माननीय हाई कोर्ट को धन्यवाद। इस बेल से देश भर में खुशी की लहर है। अब फिलहाल आरजेडी सुप्रीमो एम्स में भर्ती हैं। हमें असली चिंता उनके स्वास्थ्य को लेकर है। वो गंभीर बीमारियों से जूझ रहे हैं। उनके हार्ट में प्रॉब्लम है, किडनी में भी काफी इन्फेक्शन है, सांस लेने में भी तकलीफ है। अभी लालू यादव का इलाज एम्स में ही चलेगा। बिहार के लोगों में खुशी है कि उनका मसीहा लौट रहा है। डॉक्टरों ने लालू यादव को अपने मॉनिटर में रखने की बात कही है। दोस्तों फिलहाल इस वीडियो में बस इतना ही। अब आप इस वीडियो को लाइक करें और सभी व्हाट्सएप ग्रुप और फेसबुक पर शेयर कर दें ताकि सभी तक यह वीडियो पहुंच सके। साथ ही मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को भी ऑल पे सेट कर लें ताकि जब भी मैं कोई वीडियो अपलोड करूं उसकी नोटिफिकेशन आपको तुरंत ही मिल जाए। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।